हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको रिवीजन करना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज का आपका मॉक टेस्ट है ईवीएस का, और इसमें ईवीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करें आज का मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी हुआ करता था, परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को, यानी आपको एग्जैक्ट आपके जो रीज़न है उनको बताना है। एक कहता है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। क्या अब वहाँ इकट्ठा पानी नहीं हो रहा क्योंकि झील तालाब क्या होता है कि लोग उनको समतल करके वहाँ पर घर बना ले रहे हैं। बी कहता है पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। सी है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी स्टेटमेंट है भूमिगत पानी, यानी आपका जो ग्राउंड वाटर है, इसको खींचने के लिए कई विद्युत चालित मोटर, यानी आपके इलेक्ट्रिक जो मोटर हैं सबमर्सिबल वगैरह, वो लग गए हैं। अब इसमें से आपको एग्जैक्ट कथन यानी सही रीज़न आपको पता करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ सही क्या है? ए आपका सही है, क्योंकि भाई जिन झीलों और तालाबों में पानी इकट्ठा होता था वहाँ लोग समतल करके घर बना ले रहे हैं, तो वो जगह नहीं रह गई। और बी स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका कारण जो है, सही कारण वो क्या है? यहाँ पर कुओं का उपयोग लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं। भाई हर जगह पर ऐसा तो है नहीं कि सब जगह टोटियाँ लगी हुई हैं। आज भी देश के बहुत सारे भूभाग हैं जहाँ पर जल की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपके सही कारण क्या है कुएं सूखने के? वो ए आपका, बी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन चूज करेंगे, ए नहीं, आपका कौन सा फोर्थ ऑप्शन ए बी डी वाला चूज करेंगे, सी वाला आपका छोड़ देंगे। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ज्ञान की रचना में कौन सा महत्वपूर्ण है? एक कहता है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन बच्चों का। तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई ज्ञान की रचना तो तभी होगी, नॉलेज तो तभी होगा जब बच्चे एक्टिव होंगे, और जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिव होंगे लर्निंग यानी अधिगम उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ए तो सही है आपका। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, क्या ये बात सही है? ये बात आपकी पूरी तरीके से गलत है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान के साथ न जोड़कर बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। तो यहाँ पर बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल सही बात है। यानी कक्षा में जो आप सीख रहे हैं उसे बाहर की दुनिया से लिंक करके बच्चों को सिखाना, यह ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण हो जाएगा। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को, यानी उनका जो लोकल नॉलेज है, को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ए सी डी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कोर एक एक आप जो भी देख रहे हैं भाई बहन, वो एक एक अपना क्वेश्चन का स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्या है? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को, यानी आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी आपका एसएसटी और यहाँ पर साइंस के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सीबीएसई के द्वारा पाठ्यक्रम एग्जैक्ट कारण बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में। भाई ईवीएस तो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, जिसके अंदर हम इन सारी सब्जेक्ट को एक में पढ़ते हैं। अलग से आपकी साइंस और सोशल साइंस तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्या कारण आपको है सही चूज करना है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया, ये कोई बात नहीं हुई। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी इंटीग्रेटेड रूप में देखते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही आपका क्यों का कारण हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यह शिक्षण की एक अच्छी युक्ति है, चलिए ठीक है, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा बी के साथ जाएगा। अगला बढ़ेंगे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जब पूरा चांद निकलता है। यहाँ पर क्या है,
दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। बताइए पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दिवाली तो पूर्णिमा को है नहीं, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब बात करें अगर कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली आपका, रक्षाबंधन और आपका गुरु नानक जन्म दिवस, ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। तो यहाँ पर आपके ए बी बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन एक आना ही आना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है। ये रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे आपका नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपकी 1140 किलोमीटर है, यानी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे, रेलगाड़ी 30 जून को चली और एक दिन लगा। यहाँ कहता है कि अगले दिन जो है 7:15 पर पहुँच गई, तो 9:45 पर चली थी रेलगाड़ी और यहाँ पर पहुँच गई कितने बजे, अगले दिन 7:15 पे। अब यात्रा में कुल टाइम कितना लगा भाई, अगर 9:45 से चल के 9:45 पर पहुँचती तो 24 घंटे लगते, लेकिन यहाँ 7:15 पर पहुँच गई, यानी आपकी 2.5 घंटे पहले ही आपकी ट्रेन पहुँच चुकी है। टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, 24 से माइनस कर दीजिए 2.5 को, यानी 2:30 को माइनस कर देंगे तो आपका 21:30 आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। इतना आपका टाइम लगा 21 घंटे 30 मिनट टोटल जर्नी में। अब यहाँ पर आपको दूरी दी गई है, बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहा, औसत चाल यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा देना है। तो डिस्टेंस आपकी 1140 है और यहाँ पर 21.5 कर लेते हैं, 21.5 कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको अगर डिवाइड करेंगे भाई, इसको 30 को अगर हम बदलें किस में, आपका बदल लें, चेंज कर लें आवर में, क्योंकि ये 30 मिनट है, तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर कैंसिल करते हैं तो आपका लगभग अप्रॉक्स में 53 आएगा। तो यहाँ 53 किलोमीटर पर आवर सही हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में आकलन यानी असेसमेंट के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, क्या संकेतक के रूप में नहीं यूज होना चाहिए। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, यानी आपका न्याय और समानता की बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सहभागिता, ये भी आपका, यानी सब साथ में मिलकर सीखते हैं, सहभागिता मतलब आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है। याद करना, ये आपका वर्ड निगेटिव है, इसे जहां भी देखिएगा सीटेट के अंदर तुरंत कैंसिल कर दीजिएगा। प्रश्न पूछना, ये आपका अच्छी बात है कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर भी बच्चों से पढ़ाते वक्त आपका जब लर्निंग चल रही होती है, टीचिंग लर्निंग चल रही होती, उस दौरान आपका प्रश्न पूछता है। तो ये आपके आकलन के सारे संकेतक हैं, लेकिन यहाँ पर याद करना निगेटिव है। तो सी ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में के 6 जो आपके मेन थीम्स हैं, मेजर थीम्स हैं, उनमें से एक नहीं है, क्योंकि सीटेट में आपका नहीं बहुत देता है, तो इसलिए नहीं को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 मेजर थीम्स हैं आपका, ईवीएस उसी पर बेस्ड है। पहला आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, दूसरा बात करें तो आपका फूड है, तीसरा अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, शेल्टर हो जाएगा, चौथा आपका भाई, तीसरा वाटर समझ लें, चौथा शेल्टर समझ लें, पांचवा आपका क्या, ट्रैवल हो जाएगा, और छठा जो थीम है मेजर थीम, वो थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें कैसे हम बनाते और करते हैं, इस तरीके से 6 थीम है। तो यहाँ पर मैंने आपसे भोजन की बात की, फूड की, शेल्टर की और थिंग्स वी मेक एंड डू की, लेकिन यहाँ पर काम और खेल की बात नहीं की। ये आपकी मेजर थीम नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा, इसलिए जो नहीं है वही सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी ईवीएस इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर आपका सोशल साइंस वगैरह सब एक में पढ़ाते हैं, एक आपकी बुक होती है। तो यहाँ पर बात करें ए सही है। बी की अगर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर सी कहता है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को
खोजने का अवसर देता है, यह भी आपका पॉजिटिव है। डी कहता है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है। तो ये आपका जहां पर आप वर्णन और परिभाषा देखेंगे वहां उस ऑप्शन को तुरंत इग्नोर कर देंगे, यानी नहीं है तो नहीं वाला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है नहीं। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना, यानी आपके जो फोटो दिए होते हैं डायग्राम वगैरह, उनको पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। चित्र पढ़ने के द्वारा कौन सा आकलन हो सकता है? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हो सकता है, बच्चों ने क्या सीखा इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, एनालिसिस भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, आपके ए, बी और सी सही हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है रेटिंग स्केल से संबंधित। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, बताइए। रेटिंग स्केल के अंदर लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या आपका अभिविन्यास यानी असाइनमेंट। तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों किस तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल, यानी जिस पर अलग अलग तरीके से आपके इस तरीके से रेटिंग स्केल है, और यहाँ जैसे बना दिया, मान लीजिए 5 से 10 नंबर वाला स्टूडेंट, इधर आपका बना दिया 10 से 20 वाला स्टूडेंट। इस तरीके से रेटिंग स्केल का उपयोग जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के लिए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। एक मैप को आपको तैयार करना है, भारत का मैप आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं अक्सर अपने मॉक टेस्ट के अंदर या टॉपिक के अंदर ये बात कहता हूँ। यहाँ पर आपका जो झारखंड होगा ओडिशा के उत्तर में होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व में या पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में आपका राजस्थान हो जाएगा। यहाँ कह रहा है वेस्ट बंगाल के पूर्व में, तो वेस्ट बंगाल के पूर्व में कहाँ आपका डायरेक्शन क्या होती हैं? ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर आपका साउथ और इधर आपका वेस्ट। तो यहाँ पर बंगाल के पूर्व में तो होगा नहीं, लेकिन हाँ ओडिशा के उत्तर में, देखिए ओडिशा के ठीक ऊपर आपका झारखंड है, यानी ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है, तो ओडिशा के उत्तर में आपका झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, 6 आपको लगाना है। ये बहुत अच्छी बॉल है आपकी। उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्या वो केरल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है या तमिलनाडु है? तो तमिलनाडु में आपका इडली वड़ा वगैरह खाया जाता है, बिहार के अंदर लिट्टी चोखा, और भाई पश्चिम बंगाल के तो आपके रसगुल्ले फेमस हैं। तो यहाँ पर बताएंगे आप किस स्टेट से हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका केरल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? बताइए भाई। अगर मैप बनाए, अक्सर मैं बनाता भी रहता हूँ, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आप जानते हैं। यहाँ पर क्या है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल यानी हिंदी में बोले तो बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, और इधर आपका इंडियन ओशियन यानी आपका क्या है, हिंद महासागर है। अब देखिए यहाँ पर अरब सागर की तरफ बात कर रहा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, नीचे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर आपका बीच में ही छोटा सा गोवा हो जाएगा, उसके बाद आपका केरल हो जाएगा। अब बताइए इधर से कर्नाटक, केरल, गुजरात मैंने बोला, बिल्कुल सही बात है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही बात आपसे पूछता कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन है, तो वेस्ट बंगाल हो जाता, ओडिशा हो जाता, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता, तमिलनाडु हो जाता, ये सारे स्टेट हो जाते, लेकिन यहाँ पर आपका पूछ रहा है अरब सागर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। खोदा पहाड़ और निकली, आगे बताइएगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। अभी कल या परसों में मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं स्टेट से रिलेटेड, वहाँ पर बनाए जाने वाले घर, क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश वहाँ पर की है।
तो देख लीजिएगा, वहाँ वीडियो पड़ा है आपका चैनल पर, देख सकते हैं। तो लकड़ी चूने से बनाए जाते हैं और चूने से पोता जाता है, पुताई की जाती है यानी पेंट किया जाता है। और ये घर जो होते हैं 2 फ्लोर के होते हैं, यानी आपका एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। नीचे दी गई मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। और यहाँ पर बड़ी बात लिखी है, कंफ्यूज मत होइएगा, घरों की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। या पर्वतीय क्षेत्र किस दिए गए प्रदेश का भाग है? बताइए, हिमाचल प्रदेश। यहाँ हिमाचल प्रदेश सही आंसर नहीं है, थोड़ा धैर्य रख के सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि यहाँ पर बर्फ़ और बारिश दोनों होती हैं, बर्फ़ भी गिरती है, बारिश भी, लेकिन यहाँ पर आपके लकड़ी से, पत्थर से घर भी बनाए जाते हैं। अब कन्फ्यूजन वाली बात सिर्फ एक है, उसे क्लियर करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपके घर बनाए जाते हैं, उनकी छतें समतल होती हैं लद्दाख के अंदर, लेकिन अगर मनाली के अंदर घर बना होगा तो उसकी छत ढालू होगी, बाकी आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर राइट जवाब लगाएंगे। अगर ढालू छत होता तो हिमाचल प्रदेश लगाते। हालांकि कुछ विशेषताएं डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पत्थर से मनाली में भी बनाए जाते हैं और पत्थर से लद्दाख में भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। मेघालय के अंदर आपका एक घटपर्णी पौधा पाया जाता है जो शिकारी पौधा भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, चीज़ें बनाते आए हैं। कांसे की चीज़ें आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही स्टेटमेंट चुनना है। क्या ये एल्यूमिनियम और कॉपर की भांति एक तत्व है? क्या ये ब्रॉस यानी पीतल और कॉपर का मिश्रण है? क्या ये कॉपर और जिंक एल्यूमिनियम का मिश्रण है? क्या ये कॉपर यानी तांबा और टिन का मिश्रण है? तो ब्रॉन्ज जो होता है वो आपका क्या होता है? तांबा यानी कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, जिसमें आपका टिन और कॉपर की अगर मात्रा की बात करें तो लगभग 88% आपका कॉपर होता है, 12% आपकी टिन होती है। इसको मिला करके क्या बनता है आपका? क्या बनता है बताइए? कांसा बनता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर एक बार फिर से मैंने आपको टॉप 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।